तो लास्ट टर्न में हमारा वेक्टर रेजोल्यूशन और वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड जो है वो डिस्कस हो गया था। तो आज जो है हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो AIPMT या फिर एम्स या जेई की प्रॉब्लम्स हो, उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर के एंड पे हम एक साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करें। तो अभी शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। वेक्टर ए जो इंक्लाइंड है एट एन एंगल 45 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहां से आप देख लें सी की वैल्यू 5 दी हुई है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है, और बी जो है दैट्स डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपसे कंडीशन जो है आपके पास दी हुई है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है दैट्स इक्वल टू 0। ये कंडीशन जो आपको दी हुई है। तो आपने वेक्टर बी और वेक्टर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वेक्टर बी और वेक्टर ए का जो है मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट करना है। डायरेक्शन आपको वहीं से दी हुई है। तो एक चीज यहां पे श्योर है कि अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, उसका मतलब जो रिजल्टेंट है उसका x कंपोनेंट भी 0 है, और रिजल्टेंट जो है उसका y कंपोनेंट भी 0 है। रिजल्टेंट का x कंपोनेंट एज वेल एज y कंपोनेंट जो है दैट इज 0। पहले देख लीजिए, रिजल्टेंट का अगर x कंपोनेंट 0 है, यानी कि Rx इज इक्वल टू 0, तो देख लो जितने भी x एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स आ रहे हैं सबका सम कर दो एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आप देख लें, एक तो वेक्टर a का एक कंपोनेंट आ रहा है अलोंग द x एक्सिस, दैट इज ax, ये आ रहा है अलोंग द x एक्सिस, और इसके अलावा वेक्टर b भी अलोंग द x एक्सिस है, यानी कि आप लिखेंगे ax प्लस वेक्टर b जो है दैट्स इक्वल टू 0। इसी तरह से हमारा जो रिजल्टेंट है उसका y कंपोनेंट भी 0 होगा, ry इज इक्वल टू 0, यानी कि जितने भी वेक्टर्स अलोंग दी y एक्सिस आ रहे हैं उनका सम करोगे आप इक्विवेलेंट टू 0। तो यहां पे देख लो यार, वेक्टर a का एक कंपोनेंट आ रहा है अलोंग दी y एक्सिस, ये वाला, तो इसको आप ay लेंगे, और इसके अलावा वेक्टर c जो है दैट्स आल्सो प्रेजेंट अलोंग दी y एक्सिस। तो आप यहां पे लिखेंगे ay प्लस वेक्टर c जो है दैट्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेक्टर c का मैग्नीट्यूड जो है आपको पता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेक्टर ay दैट्स इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स वेक्टर c। सो ay जो है, अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं केवल, तो ay का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर c के मैग्नीट्यूड के बराबर है। नेगेटिव साइन नहीं ली क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ay देख लो, ay जो है दैट विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ 45, a साइन ऑफ 45। सो a साइन ऑफ 45 that's equal to c। तो a into sin of 45 is 1 by root 2 is equal to c। c की वैल्यू 5। तो यहां से आपको पता चला कि a जो है इट्स इक्वल टू 5 रूट 2, 5 रूट 2 मीटर। तो a की वैल्यू जो है आपको मिल गई कितना, 5 रूट 2 मीटर। अभी आगे बढ़ते हैं, ये वाला देख लो, ax प्लस बी वैक्टर भी हमने 0 कर लिया था, तो ax इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स b, यानी कि मैं जो मैग्नीट्यूड है a का, ax का, दैट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ax का वैल्यू देख लो, a इंटू कॉस ऑफ 45, क्योंकि इस एक्सिस के साथ थीटा डिफाइंड है, तो ये इन द टर्म्स ऑफ कॉस आएगा। ax इज इक्वल टू a कॉस ऑफ 45 दैट्स इक्वल टू b, यानी कि b की वैल्यू आएगी a इंटू कॉस ऑफ 45। a इज 5 इंटू रूट 2 एंड कॉस ऑफ 45 इज 1 बाई रूट 2। तो यहां से अगर आप देख लें, आपका जो b है यह आएगा 5 मीटर।
तो क्लियर हो गया। सो आपका जो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आ गई। अभी यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट चीज जो है नोट डाउन करनी है, वो ये है कि हमने जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स लिए, लेकिन वेक्टर बी का हमने वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट नहीं लिया, या वेक्टर सी का हमने एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट नहीं लिया। क्यों? देखिए एक बात याद रखें, हमारे पास जो एक वेक्टर होता है, इसका मैं किसी भी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले रहा हूं, ये वाली एक्सिस जो है इसके अबाउट में कंपोनेंट ले रहा हूं ए कॉस थीटा, या मैं एक ऐसे दूसरी एक्सिस ले रहा हूं, इसके अलोंग में इसका कंपोनेंट ले रहा हूं थीटा 2, हो गया ए कॉस ऑफ थीटा 2। लेकिन एक ऐसी एक्सिस जो इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, एक ऐसी एक्सिस जो इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट जीरो होगा। इसका कंपोनेंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि ये थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो यहां से जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा a cos of 90, a cos of 90, cos of 90 जीरो। सो एक वेक्टर का उस एक्सिस के अलोंग जो इसके परपेंडिकुलर हो, उस एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होता है? जीरो। इसीलिए अगर कोई वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है तो उसका वाई के अलोंग कंपोनेंट नहीं आएगा। अगर वाई के अलोंग डायरेक्टेड है तो एक्स के अलोंग कंपोनेंट नहीं आएगा। इसी तरह से जेड के अलोंग कंपोनेंट है तो वाई और एक्स के अलोंग जो वाई के अलोंग डायरेक्टेड है तो उस सिचुएशन में वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग अगर डायरेक्टेड है तो उस सिचुएशन में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट नहीं आएगा। शॉर्ट में बात यह है कि जो वेक्टर है उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है अलोंग एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। इतनी बात आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। वेक्टर ए डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर दिया हुआ, और वेक्टर बी जो है इसका मैग्नीट्यूड 6 मीटर दिया हुआ है। और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दिस वन, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दिस एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इट्स गिवन थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये आपके पास दिया हुआ है थीटा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये आपका रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट दिया हुआ है, और क्लियरली रिजल्टेंट जो है दैट्स परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। रिजल्टेंट जो है दैट्स परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यानी कि अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका रिजल्टेंट और ए के बीच में 90 डिग्री एंगल आ रहा है। और आपने अभी यहां पे क्या कैलकुलेट करना है? आपने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर आपको याद हो, जो वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच में एंगल अल्फा आता था उसको हमने कैलकुलेट किया था ऐसे, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पे आप देखें अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? रिजल्टेंट एंड ए, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा, इसकी वैल्यू 90। तो tan ऑफ 90 जो है इट्स इक्वल टू बी साइन थीटा, बी की वैल्यू 6 साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, ए की वैल्यू 4 प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, दैट्स 6 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो tan ऑफ 90 तो इंफिनिटी होता है, इज इक्वल टू 6 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 कॉस थीटा। अगर ये इंफिनिटी आ रहा है तो डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या कर दोगे? जीरो, बिकॉज एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इंफिनिटी, यानी कि ये वाली डिनोमिनेटर टर्म जो है जीरो हो जाएगी। 4 प्लस 6 कॉस थीटा इट्स इक्वल टू 4 प्लस 6 कॉस थीटा इट्स इक्वल टू 0। तो कॉस ऑफ थीटा जो है इट्स इक्वल टू
-4/6 एंड cos ऑफ थीटा जो है इट्स इक्वल टू -2/3। तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू मिल गई -2/3, यानी कि आपका थीटा कितना आ गया, cos इनवर्स -2/3। ये रहा आपके cos ऑफ थीटा की वैल्यू जो है मिल गई। अब एक और तरीका है, यहां पे देख लो, अगर रिजल्टेंट को आप देखें कंप्लीटली y एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है, रिजल्टेंट जो है कंप्लीटली y एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। अगर रिजल्टेंट कंप्लीटली y एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है तो x एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा दैट विल बी 0। x एक्सिस के अलोंग, क्योंकि x एक्सिस जो है परपेंडिकुलर आ रही है रिजल्टेंट के, तो x एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट है दैट विल बी 0, यानी रिजल्टेंट का जो x वाला कंपोनेंट है दैट इज 0। तो जितने भी वेक्टर्स आपके अलोंग दी x एक्सिस आ रहे हैं उनका सम मतलब 0। देख लो, एक तो x एक्सिस के अलोंग वेक्टर a आ रहा है और वेक्टर b जो है इसका एक कंपोनेंट यहां से आ रहा है, इसका एक कंपोनेंट यहां से आ रहा है, इसको हम लिख लेते हैं bx। ये हो गया वैसा bx, यानी कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट 0 है, मींस bx प्लस वेक्टर a दैट्स इक्वल टू 0। सो bx इट्स इक्वल टू -a। तो यहां पे देख लो, आगे हम देखेंगे, मतलब bx का मैग्नीट्यूड वेक्टर a के बराबर है, मैग्नीट्यूड की केवल बात करते हैं। bx देख लो, bx जो है दैट्स इक्वल टू b इंटू, ये एंगल देख लो इट्स अल्फा, b इंटू कॉस ऑफ अल्फा, मान लो इसको अल्फा इस एंगल को, तो b कॉस ऑफ अल्फा, ये आएगा bx, b कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a। सो b कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a, यानी कि यहां पर आप देखेंगे cos ऑफ अल्फा जो है इट्स इक्वल टू a बाई b। cos ऑफ अल्फा की वैल्यू आ रही है a बाई b। cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a बाई b। अभी देख लो, ये अल्फा जो है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये अल्फा कितना आएगा, 180 माइनस थीटा, ये पूरा 180 है तो ये आएगा 180 माइनस थीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस थीटा। कॉस ऑफ अल्फा के बदले आप लिखेंगे 180 माइनस थीटा, इट्स इक्वल टू a बाई बी। ए की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 6। तो यहां से आप देख ले, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इट्स इक्वल टू 2/3। सो कॉस ऑफ थीटा जो है इट्स इक्वल टू -2/3। सो ऐसे भी आप इसको जो है कैलकुलेट कर लो, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास, आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल आपका दिया हुआ है थीटा। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है जिसका वेट कितना दिया हुआ है, 400 न्यूटन। 400 न्यूटन इसका वेट दिया हुआ है, यानी कि आप लिखेंगे इसका वेट जो है mg इज इक्वल टू 400 न्यूटन। वेट इसका 400 न्यूटन दिया हुआ है और आपने इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, वेट के कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो एक कंपोनेंट आप लेंगे डाउन द इंक्लाइन, वेट का एक कंपोनेंट लेंगे आप डाउन द इंक्लाइन, और दूसरा कंपोनेंट आप लेंगे ऐसे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। सो यहां पे देख लीजिए, एक कंपोनेंट यहां से आएगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो यहां से आएगा। अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो उसका मतलब ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल जो है ये एंगल भी थीटा है, यानी कि ये देख लो, ये एंगल, ये वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा,
ये वाला जो आएगा 90 माइनस थीटा, और ओवरऑल ये वाला एंगल जो है 90 है, तो 90 माइनस थीटा और ये बचेगा थीटा। यहां पे ऐसे भी याद रख ले, एंगल बिटवीन द लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। देखिए ये दो लाइंस के बीच में क्या एंगल है, थीटा। अभी देख लो, इस एंगल का, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, सो एंगल बिटवीन द लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, तो ये भी थीटा आ रहा है। अभी देख लो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, अगर वेट mg है तो इस एक्सिस के साथ थीटा डिफाइंड है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos ऑफ थीटा, और ये वाली एक्सिस के साथ थीटा डिफाइंड नहीं है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, mg साइन ऑफ थीटा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो है आगे आपको एनएलएम में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, तो वहां पे आप ऐसे रिजॉल्व करेंगे वेट को। तो वेट जो है इसका एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन, और दूसरा आएगा डाउन द इंक्लाइन, यह आएगा mg साइन थीटा, यह आएगा mg cos थीटा। मान लो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री दी हुई है, 37 डिग्री, तो ये कितना आएगा, mg जो है 400 है वेट, इनटू साइन ऑफ थीटा, दैट इज साइन ऑफ 37 3/5, सो ये आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा 240 न्यूटन, और ये आएगा mg cos ऑफ थीटा, यानी कि 400 इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा विल बी 4/5, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा 320 न्यूटन, यानी कि ये वाला कंपोनेंट आपका 320 न्यूटन आ गया, और ये वाला कंपोनेंट जो है आपका कितना आ गया 240 न्यूटन। ये आपने वेट के कंपोनेंट्स निकाले। तो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम हमारे पास, ये देखिए, आपके पास एक बॉडी जो है, इसको हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड से हम इसको फेंक रहे हैं एट एन एंगल थीटा, ऐसे हमने इसको फेंका एट एन एंगल थीटा विद अ वेलोसिटी से v वेलोसिटी के साथ आपने इसको जो है प्रोजेक्ट किया एक बॉडी को। तो आपने इसके कंपोनेंट्स निकाले, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट जो है वो वर्टिकली आएगा और दूसरा आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे देखिए, ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आएगा v cos ऑफ थीटा, और दूसरा आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे क्या आएगा v साइन ऑफ थीटा। तो ये आपने देख लिया कि अगर हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो उस सिचुएशन में इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आप लेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos ऑफ थीटा, और दूसरा आएगा वर्टिकल कंपोनेंट v साइन ऑफ थीटा। इसके बाद देखिए, हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो है इट्स ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। दूसरी कंडीशन जो है इसमें दी हुई है, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन जो है दी हुई है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इट्स लेस और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। यानी कि पहली कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है दैट्स ग्रेटर और इक्वल टू सम ऑफ a एंड b। सम ऑफ a एंड b क्या हो गया, सिंपल एडिशन, a प्लस b आप केवल मैग्नीट्यूड लेके सिंपली ऐड करते हैं। और दूसरे में आपको दिया हुआ है रिजल्टेंट जो है, यानी रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हैं, वेक्टर लॉ से। रिजल्टेंट इज लेस और इक्वल टू सम ऑफ a एंड b, सिंपल एडिशन ऑफ a एंड b। देखिए इन दोनों कंडीशंस में से सही कौन है और गलत कौन है। आपने लास्ट टाइम जो है एक कंडीशन डिस्कस की थी कि रिजल्टेंट का जो वैल्यू है इट्स लेस और इक्वल टू a प्लस b एंड इट्स ग्रेटर और इक्वल टू a माइनस b। यानी कि रिजल्टेंट जो है इसकी मिनिमम वैल्यू a माइनस b, और रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट्स a प्लस b। तो यहां पे देख लें, ये बोल रहा है रिजल्टेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू सम ऑफ a एंड b। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू a प्लस b है।
रिजल्टेंट ए प्लस बी जो है उसके उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि a प्लस बी जो है सम ऑफ a एंड b दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. सम ऑफ a एंड b इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. सो रिजल्टेंट की वैल्यू a और b के सम को एक्सीड नहीं कर सकती, यानी कि ये गलत है. पहला वाला ऑप्शन जो आपका गलत है. दूसरा देख लीजिए, रिजल्टेंट ऑफ a एंड b इज लेस और इक्वल टू सम ऑफ a एंड b. सम ऑफ a एंड b यानी सिंपल एडिशन ऑफ a एंड b. तो देखिए रिजल्टेंट जो है ये a प्लस बी से के बराबर भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्टेंट की. a प्लस बी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. तो ये सेकंड कंडीशन जो है, ये कंडीशन आपने ऑलरेडी डिस्कस की है. ये देख लीजिए, रिजल्टेंट जो है इट इज लेस और इक्वल टू सम ऑफ a एंड b. सो सेकंड कंडीशन जो आपकी सही बैठ रही है. पहली कंडीशन गलत थी क्योंकि इसमें जो है आपका रिजल्टेंट जो है इसको दिखाया गया था ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को एक्सीड कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है. और दूसरी कंडीशन जो है आपकी एग्जैक्टली यहां पे आपने डिस्कस की है. देखिए आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस m के और वेक्टर बी 3i प्लस nj प्लस 4 के. और आपको कंडीशन दी गई है कि वेक्टर ए जो है ये वेक्टर बी के पैरेलल है और इस सिचुएशन में आपको m और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देखिए अगर आपके पास कोई भी वेक्टर दिया हो, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इट्स इक्वल टू axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप, और दूसरा वेक्टर आपके पास है वेक्टर बी इट्स इक्वल टू bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk कैप. और आपको दिया हुआ है वेक्टर ए जो है ये वेक्टर बी के पैरेलल है. तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ax by bx यानी कि करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो दैट विल बी इक्वल ax by bx इज इक्वल टू ay by by इट्स इक्वल टू az by bz. यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो है उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा और ये पॉजिटिव होगा. क्या होगा, पॉजिटिव. ax by bx is equal to ay by by is equal to az by bz. az by bz that will be positive. एक रेशियो इक्वल होगा और पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर ये रेशियो जो है बराबर आ रहा है ax by bx is equal to ay by by is equal to az by bz, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है, तो उस सिचुएशन में ये दो वेक्टर्स क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे. सो दो वेक्टर्स के पैरेलल होने की कंडीशन आपने स्टडी कर ली कि कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो जो है बराबर आता है और पॉजिटिव आता है. अगर इक्वल है लेकिन नेगेटिव है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में एंटी पैरेलल होंगे. तो अभी यही कंडीशन आप यहां पे देख लें. अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल दिया हुआ है उसका मतलब ax by bx यानी कि 2/3 that's equal to ay by by that's 3 by n. that employs n की वैल्यू क्या आएगी, 3 into 3/2 यानी कि 9/2. इसी तरह से देख लें ax by bx will be equal to az by bz यानी कि ax by bx that's 2/3 that's equal to az that's m by bz that's 4 यानी कि n की वैल्यू क्या आ रही है, 8/3. तो ये आपका तरीका है कैलकुलेट करने का. सो आपने देख लिया दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो तब जाकर क्या कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है उनका रेशियो जो है वो इक्वल आएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। आपके पास दिया हुआ वेक्टर ए 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो आपसे जो है आपने वेक्टर ए की डायरेक्शन में आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका आपने देख लिया है, ए कैप दैट्स इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसे हम यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो देख लें यहां पर जो यूनिट वेक्टर आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए दैट्स 2i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, बताया था लास्ट टाइम। अगर आपका ए वेक्टर दिया हुआ है axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप, तो इस सिचुएशन में जो आपका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये हम एनालिटिकल मेथड में पढ़ चुके हैं। सो यहां पे देख लीजिए, दिस इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आपका आएगा दैट्स इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 9, सो दैट इज 17। तो ये जो है आपको वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल गया। इसके बाद एक और प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए इट्स इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस k, और वेक्टर बी जो है ये दिया हुआ है 4i प्लस 2j प्लस k। और आपसे बताया गया है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है, ए और बी का जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। ए और बी का जो रिजल्टेंट है, इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। रिजल्टेंट इट्स इक्वल टू ए प्लस बी, इट्स इक्वल टू रिजल्टेंट ए प्लस बी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आप ऐड करेंगे। 3 प्लस 4 इज 7i प्लस 2 प्लस 2 इज 4j माइनस के प्लस के, इट इज 0 टाइम्स के। सो ये जो है z कंपोनेंट यहां पे 0 आ गया। सो आपने देख लिया रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 7i प्लस 4j। तो अभी जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी r वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो दैट विल बी इक्वल टू r वेक्टर इज 7i प्लस 4j डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट्स रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहां से आपने देख लिया जो यूनिट वेक्टर आ रहा है रिजल्टेंट की डायरेक्शन में r कैप इट्स इक्वल टू 7i प्लस 4j डिवाइड बाय 49 प्लस 16, दैट्स 65, रूट ऑफ 65। सो आर कैप की वैल्यू जो है आपने कैलकुलेट कर ली। सो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यूनिट वेक्टर हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर ए इट्स इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 2k, and then we have vector b, it's equal to 2i plus 2j plus 3k।
ये दो वेक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं और कंडीशन बताई गई है कि हमें एक वेक्टर x है, अननोन वेक्टर, वेक्टर x, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं। ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर x जो है, इसका रिजल्टेंट जो है दैट्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग द z एक्सिस, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट है दैट इज k कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग द z एक्सिस। वेक्टर a वेक्टर b दिया हुआ है और वेक्टर x की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है सच दैट a प्लस b प्लस x गिव्स अ रिजल्टेंट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग दी z एक्सिस। तो देखिए a प्लस b प्लस x इट्स इक्वल टू k क्या। तो देख लीजिए a प्लस b पहले करते हैं, a प्लस b इज 3 प्लस 2 5i प्लस 4 प्लस 2 इट्स 6j, 2 प्लस 3 इट्स 5k प्लस x वेक्टर x इट्स इक्वल टू k कैप, यानी कि वेक्टर x जो है इट्स इक्वल टू 5i पार जाएगा -5i कैप और 6j पार जाएगा -6j कैप, 5k पार जाएगा तो -5k, -5k प्लस k इट इज -4k कैप। सो ये x की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट, यहां पे जो है हम लेनिज थ्योरम डिस्कस करेंगे और लेनिज थ्योरम के साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको भी जो है प्रैक्टिस कर लेंगे उनकी। लेनिज थ्योरम देखिए, लेनिज थ्योरम के मुताबिक अगर आपके पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c, हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c, सच दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इट्स इक्वल टू 0, यानी कि तीन वेक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और उनका जो रिजल्टेंट है दैट इज 0। यहां पर अगर आप देख लें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट कहां से आएगा, ए और बी का, फ्रॉम टेल ऑफ ए टू हेड ऑफ बी। और अगर आप देख लें रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट सी जा रहा है, मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट के बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट, सो ए और बी का रिजल्टेंट जो उसको कैंसिल आउट करेगा सी, तो ए बी और सी का रिजल्टेंट जो है दैट विल बी 0। तो इस सिचुएशन में यहां पर आप देख लें ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपके दिए हुए हैं, ये जो है एंगल अल्फा, ये जो है एंगल बीटा और ये जो है एंगल गामा। देखिए और सिचुएशन आपने याद रखी, कंडीशन आपने याद रखी, a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो इस कंडीशन में आपका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड जो है इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा। देखिए वेक्टर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा, अल्फा जो है ये इन दो के बीच का एंगल है, b और c के बीच का एंगल है, सो a इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा। इसी तरह से आपने b लिया, b इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा, b डिवाइड बाय b इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा, यानी कि b इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा वेयर बीटा इज द एंगल बिटवीन c एंड a। इसी तरह से जब c लोगे तो तब एंगल कौन सा आएगा, a और b के बीच का, यानी c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ गामा। यहां पे आप लिखेंगे c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ गामा, यानी कि वेक्टर डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा इज कांस्टेंट। आप लिखेंगे वेक्टर डिवाइड बाय साइन थीटा इज कांस्टेंट, क्योंकि आप इसको यहां ले जाकर फिर कांस्टेंट को हटाते हैं तभी आप लिखते हैं वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। यहां पे आपने वेक्टर ए लिया तो थीटा आपने कौन सा वाला एंगल लिया, जो एंगल है बिटवीन बी एंड सी। इसी तरह से जब आपने बी वेक्टर की बात की तो कौन सा एंगल आपने लिया, सी और ए के बीच का एंगल। जब आपने सी वेक्टर की बात की तो आपने कौन सा एंगल लिया, ए और बी के बीच की। तो वेक्टर बाय साइन थीटा इज कांस्टेंट, यानी वेक्टर डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा दैट इज कांस्टेंट, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर चेंज नहीं हो रही तो आप लिखेंगे वेक्टर ए डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा इट्स इक्वल टू वेक्टर बी डिवाइड बाय साइन ऑफ बीटा इट्स इक्वल टू वेक्टर सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डिवाइड बाय साइन ऑफ गामा।
ये जो है फाइनली आपके पास रिजल्ट है फ्रॉम दी लेमीज थ्योरम, a बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू b बाई साइन बीटा c बाई साइन गामा। ये मतलब वेक्टर डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा इज कांस्टेंट, a बाई साइन अल्फा b बाई साइन बीटा c बाई साइन गामा ये बराबर आ रहे हैं, यानी वेक्टर बाई साइन थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो यहां पे देखिए कभी कभार आपके पास ये वेक्टर्स इस सिचुएशन में दिए होंगे इस तरह से, ये जो इनको मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं, ये वेक्टर ए है, इसकी और इसकी टेल में कोइंसाइड कराऊंगा। अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूं कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों की टेल कोइंसाइड करेगी, तो ये आएगा वेक्टर बी। और वेक्टर सी जो है इसको मैं आगे ले जाता हूं ताकि ये भी इसी पॉइंट पे आ जाए, तो ये हो गया वेक्टर सी। तो एंगल गामा जो है ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इनको पैरेलल शिफ्ट किया। मैंने बी को इधर पैरेलल शिफ्ट किया, सी को जो है नीचे की तरफ पैरेलल शिफ्ट किया विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये आएगा एंगल गामा, सी डिवाइड बाय जो इसके अपोजिट एंगल आ रहा है गामा, बी डिवाइड बाय जो इसके अपोजिट एंगल आ रहा है बीटा, और ए डिवाइड बाय जो इसके अपोजिट एंगल आ रहा है दैट इज अल्फा। a बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू b बाई साइन बीटा इज इक्वल टू c बाई साइन गामा। तो इस तरह से भी जो है आप इसको याद रख सकते हैं, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। a बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू b बाई साइन बीटा इज इक्वल टू c बाई साइन गामा, इस तरह से भी आप याद रखेंगे। तो ये फाइनल रिजल्ट है आपका जो लेमीज थ्योरम से आ रहा है। तो कंडीशन आप याद रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी जो है दैट विल बी 0। लेमीज थ्योरम जो है इसको आप आगे एनएलएम में भी देखिए, बहुत जगह इसका जो है एप्लीकेशन आएगा। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हो फॉर एग्जांपल, देखिए 10 kg का आपके पास क्या है, 10 kg का आपके पास जो है मास यहां पे दिया हुआ है, ये रेस्ट पे है। तो इस सिचुएशन में आपने T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। T1 एंड T2 इज द टेंशन फोर्स। ये रस्सियां लगी हुई है, इसमें एक रस्सी यहां से, एक रोप लगी हुई है, एक रोप यहां से लगी हुई है। इसमें आपने टेंशन T1 और इसमें टेंशन फोर्स T2 कैलकुलेट करना है। टेंशन फोर्स के बारे में एनएलएम में जो है कंप्लीट चर्चा होगी। तो ये देखिए आपने T1 और T2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू mg। तो इस तरह से आप लेंगे, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी mg, और ये जो है ये एंगल आपको दिया 45 डिग्री। तो यहां से आपका T1 है, इस डायरेक्शन में T1, यहां पे आपका ब्लॉक है, इसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मास दिया हुआ है 10 kg ब्लॉक का, और ये देखिए यहां से आपका T2 एक्ट कर रहा है। अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया 135 डिग्री, और ये तो 90 दिया हुआ है, ये एंगल जो है 90 दिया हुआ है, और ये भी 90 है आपके पास। देखिए अगर आप देख लें T1 बाई साइन ऑफ 90 विल बी इक्वल टू mg बाई साइन ऑफ 135। T1 बाई साइन ऑफ 90 इट्स इक्वल टू mg डिवाइड बाई साइन mg डिवाइड बाई साइन ऑफ 135, साइन ऑफ 135। साइन ऑफ 135 जो है इट्स इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस 45। आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 45।
and sine of 180 minus theta, it's equal to sine theta. Sine of 180 minus theta is sine theta. So T1 by sine of 90, it's 1, that's equal to mg, m it's 10, g it's 10, divided by sine of 135 को आप लिखेंगे साइन ऑफ 180 माइनस 45. साइन ऑफ 180 माइनस 45 क्या है? साइन ऑफ 45, बिकॉज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो यहां से अगर आप देख लें T1 इट्स इक्वल टू 100 डिवाइड बाय साइन ऑफ 45, दैट्स 1 बाय रूट 2. सो T1 जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी? 100 रूट 2. तो आप देख लीजिए T1 की वैल्यू आ गई. अभी T2 की बात करते हैं. T2 डिवाइड बाय साइन ऑफ हाउ मच? दिस एंगल इज 135 डिवाइड बाय साइन ऑफ 135 it's equal to mg divided by sine of 135, mg divided by sine of 135. so ये और ये कैंसिल होगा, यानी कि T2 जो है ये कितना आएगा? mg के बराबर, यानी कि 100 न्यूटन. तो ये आपके T2 की वैल्यू आ गई. देखिए अगर आप लेमीज थ्योरम से ना करते तो तब जाकर आपको क्या करना था? पहले इसका T1 का कंपोनेंट यहां से निकालना था, फिर आप लिखते हैं x डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बराबर हैं, यानी कि T2 जो है दैट्स इक्वल टू T1 cos ऑफ 45, T1 cos ऑफ 45 डिग्री. इसी तरह से आप यहां से देखते कि y एक्सिस में भी सारे फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है 0 है, क्योंकि हम लेमीज थ्योरम इस वक्त लगा रहे हैं. हमने पहले ही बताया था ब्लॉक रेस्ट पे, यानी नेट फोर्स जो है 0 है. यहां पे देख लीजिए, आप यहां से लेते T2 cos साइन ऑफ 45, यहां से आएगा T2 साइन ऑफ 45, T1 साइन ऑफ 45. तो T1 साइन ऑफ 45 आपका किसके बराबर आ जाता? T1 साइन ऑफ 45 इट विल बी इक्वल टू mg. और इन दो इक्वेशंस जो है से आपका T1 और T2 जो है आ जाता. सो यहां तक आपने देख लिया. इससे पहले जो है हम ऑलरेडी वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं. शायद सेकंड टॉपिक में हमने उस पे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं. तो आगे जो है हमारा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आएगा. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे. उसके बाद जो है एक तो उन दो टॉपिक्स पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी भी जो है एक साथ हम उनको डिस्कस करेंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे.